हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक की। तो आज का टॉपिक हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। वह अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, यानी वह अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। और अगर शून्य घात के समानुपाती होता था तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती थी। पिछले लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक की बात करी थी। इसमें करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। तो आर क्या है? हमारा एक अभिकारक है। आर हमारा अभिकारक है और पी क्या है? उत्पाद। टी बराबर जीरो पर जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, तो टी बराबर 0 पर जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, तो टी बराबर 0 पर जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है वो है हमारी R0। और R0 जो है वो हमारा A है। A मोल है या A ग्राम है, जो अच्छा लगे वो मान लें आप। तो T बराबर 0 पर जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता R0 वो कितनी है? A मोल है, A है। तो T बराबर 0 का मतलब क्या है? मैंने शून्य कोटि में बताया था। T बराबर 0 का मतलब ये अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई T बराबर 0 पर, यानी समय ही शुरू नहीं हुआ, अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई। तो यहाँ पर P क्या है? उत्पाद। तो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद कितना बनेगा? हमारा 0 बनेगा। तो T बराबर पर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी R0 है, अभिक्रिया शुरू ही नहीं है, तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा? 0% बनेगा। कुछ समय गुजरा, यानी T समय बाद। T समय बाद हमने देखा तो हमारा जो R था, T समय बाद देखा तो जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से उत्पाद कितना बन गया? X बन गया, यानी उसमें से X कम हो गया। और प्रारंभिक सांद्रता कितना थी? A। तो कितना बचा हमारा? यानी जैसे यहाँ पर ये 4 मोल था, यहाँ 2 मोल बन गया, तो कितना बचा? प्रारंभिक सांद्रता के बाद जो T समय बाद कितना बचेगा? 2 मोल, यानी 4 में से 2 चले जाएगा, 2 मोल बचेगा। इसी तरह यहाँ पर A मोल थी सांद्रता, यहाँ कितनी चले? उत्पाद में कितनी चेंज हो गई? X मोल। तो घटा के निकाल लेंगे A माइनस एक्स, यानी जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता में से उत्पाद में चेंज हो गए X। अब बाकी जो आपकी अभिकारक की मात्रा बची है उसको हम कैसे निकाल लेते हैं? A में से X घटाकर। तो T समय बाद की सांद्रता आपकी क्या है? R, और वो क्या होती है? A माइनस एक्स। और हमने औसत वेग और वेग व्यंजक को दोनों को आपस में बराबर करके एक समीकरण प्राप्त किया था। वो हमारा ये था, माइनस dr अपॉन dt के r पे घात n। तो ये अभिक्रिया किसकी? हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो n क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान क्या होता है? 1 होता है, आप जानते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा n का मान क्या होता है? 1 होता है। n का मान क्या होता है? 1 होता है। किसके लिए होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो माइनस dr अपॉन dt ऐसे की ऐसी लिख दिया हमने, इजिकल टू k और r पे घात 1। r पे घात 1 किस लिए? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 2, और शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो n का मान क्या रहता? आपका 0 हो जाता। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n का मान क्या रहेगा? आपका 1 रहेगा। तो माइनस dr हमने ऐसी की ऐसी लिख दिया अपॉन dt। किसी पे भी घात 1 हो, किसी पे भी घात 1 हो तो 1 ही रहता है। a पे घात 1 तो a, b पे घात 1 तो b, यानी चेंज नहीं होता। तो r पे घात 1 है तो r ऐसी कैसी हमारा रहेगा। तो k r आ गया। हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो हमारा क्या आएगा? माइनस dr बराबर k इंटू dt r। ये हमारा गुण हो गया। तो k इंटू dt r बराबर, तो माइनस dr माइनस dr, तो हमारा जो r था ये वाला r, इस r को हम के ले गए बटे में ले गए, r के बटे में r को। तो r को हम किस में लिया है? इसके बटे में लिया है। तो r क्या आ गया? हमारा बटे में आ गया। और ऊपर क्या रहेगा? k इंटू डी टी। तो ऊपर रह गया हमारा k इंटू डी टी। तो एक बार और सुन लें, जो हमारा r तक उड़ा है उसको हमने बटे में लिया है, तो माइनस डी आर अपॉन आर,
और बराबर के इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर क्योंकि समाकलन के सहायता से वेग समीकरण प्राप्त करना है हमें, तो समाकलन करने पर तो इसका क्या करना है हमें, समाकलन का साइन लगा दें। ये आपका समाकलन का साइन होता है माइनस डी आर अपॉन आर, माइनस डी आर और अपॉन आर इजिकल टू कांस्टेंट वैल्यू को समाकलन नहीं होता, यहाँ टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है या आर के सापेक्ष हो रहा है, कि कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया डी टी। अब समाकलन करते हैं तो माइनस डी आर और अपॉन आर का जो समाकलन होता है वो होता है बेटा आपका माइनस के log आर। तो माइनस जो होता है वो माइनस हमने ऐसे कैसे लगा दिया, और डी आर अपॉन आर का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा log आर। तो हमने क्या लिख दिया, log आर लिख दिया, ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या लिख दिया, log आर। एक और बार सुन लें, जो हमारा डी आर अपॉन आर का जो समाकलन होता है इसका वो हमारा क्या होता है, log आर होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, log आर बराबर कांस्टेंट ऐसी की ऐसी, और अगर डी टी का समाकलन क्या होगा आपका टी, अगर डी ये होता है तो समाकलन क्या होता है ए, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है तो इसका समाकलन रहेगा के टी। डी टी का समाकलन क्या होता है हमारा केवल टी। अब इसका समाकलन किया है, इस बात को हमें बताना है तो हम लगा देंगे प्लस सी। सी होता है हमारा समाकलन स्थिरांक, ये इस बात को बताता है कि इसका समाकलन हुआ है। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब देखिए टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर जो हमारा आर था, आर किसके बराबर है, आर 0 के बराबर है। जो हमारा टी बराबर 0 पर जो हमारा आर है वो किसके बराबर है, आर 0 के बराबर है, क्योंकि आर भी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और आर 0 भी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। यानी आर जितना था उतना ही हमारा आर 0 है, क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो टी बराबर 0 पर जो हमारा आर होता है, जो हमारा आर होता है वो किसके बराबर होता है, आर 0 के बराबर होता है। तो एक बार और सुनना, टी बराबर 0 पर जो आर का मान होता है वो आर 0 के बराबर होता है, क्योंकि आर में कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, ना आर 0 में कोई चेंजिंग, जो इसका मान था वो इसका मान है, क्योंकि टी बराबर 0 पर अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो टी बराबर 0 पर आर 0 के बराबर होता है। तो टी बराबर 0 पर आर बराबर आर 0 का मान, आर बराबर आर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हमने रख दिया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो माइनस के log आर किसका बराबर है आपका, आर 0 के, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर 0। तो आर की जगह हमने लिख दिया आर 0 बराबर के ऐसी की ऐसी, टी का मान क्या है हमारा 0, तो टी की जगह लिख दिया हमने 0 प्लस सी के का गुणा 0 में होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के log आर 0। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो जो सी का मान था वो हमने इसलिए निकाला था कि सी का मान हम यहां पर पुट कर दें, क्योंकि ये सी क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक बोलते हैं इसको हम। तो सी हमारा एक कांस्टेंट है। समीकरण जो आपका 1 था, इसमें मैं टी बराबर 0 आर बराबर आर 0 इसलिए रखा था क्योंकि सी का मान निकल लिया है, और हम इसमें रख दें और सी की हो जाए गायब हो जाए। तो सी बराबर के निकाल लिया हमने माइनस के log आर 0। तो जो सी का मान है वो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सी का मान हमने किस में रखा, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये वाला। इसको तो डाल लीजिए माइनस के log आर बराबर के टी प्लस क्या है सी। तो सी का मान देखिए, इधर देखिए, सी का मान हमने क्या निकाला है, माइनस के log आर 0। तो पहले एक बार और सी लिख देते हैं प्लस सी। अब इसका मान पुट करते हैं, माइनस के log आर ऐसी की ऐसी बराबर के टी, और सी का मान क्या है निकाला है हमने, माइनस के log आर 0। सी के जगह पुट कर देंगे माइनस के log आर 0। तो सी का मान क्या है, माइनस के log आर 0। अब इसको हम करते हैं आगे। तो इधर जो माइनस के log आर 0 किसके हैं, माइनस के हैं। इधर आके आपके किसको जाएगा, प्लस के। तो इसको हम इधर डाला है, इधर आगे किसको गया, प्लस के log आर 0। तो इधर जो log आर 0 इधर आगे किसको गया, प्लस का, और माइनस के ये रह गए। तो माइनस के log आर बराबर के टी।
तो जो माइनस के log r0 थे हम इसको इधर उठा लाए, ये प्लस का बन गया और माइनस के log r ऐसी की ऐसी बराबर क्या रह गया kt। इसको हम सीधा लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम kt को और बराबर लिख देते हैं log r0 माइनस के log r, माइनस के log r। अब यहां पर हमें log का एक नियम लगाना है। log का आपका एक नियम होता है, वही होता है ऐसे, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो log माइनस log b, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो log a माइनस log b, तो इसको हम log का नियम लगा के ऐसे लिख सकते हैं log के रूप में log a अपॉन b के रूप में। यानी दो संख्याएं ऐसे हो माइनस लग के log a माइनस log b, तो वो भाग में चली जाती है, log a बटे b के रूप में उसे लिख देते हैं। इसी तरह log का नियम यहाँ लग सकता है। यहाँ पर जो है a की जगह आपका r0 है और b की जगह क्या है r है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं log r0 अपॉन r। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाते हैं log का, kt ऐसी की ऐसी बराबर log हमारा ऐसी की ऐसी और a की जगह क्या है आपका r0, तो a की जगह हमने लिख दिया r0 और जो हमारा b है b की जगह क्या है हमारा r, तो यही बटे में आएगा r। ये log का हमने सूत्र लगा दिया। आगे चलते हैं, kt बराबर, तो यहां पर हमें log दिया है, log दिया है log दिया है। log e की हमें वैल्यू याद नहीं होती, हम जानते हैं log बेस 10 के रूप में। तो log e का मान होता है, log e का मान होता है आपका 2.303 log बेस 10, क्योंकि हमें log e की वैल्यू याद नहीं होती, हमें मान याद होता है log 10 पे घात 10 का मान 1, log 10 पे घात 2 का मान 0.3010 और log e की वैल्यू हमें याद नहीं होती। तो log e का मान होता है 2.303 log बेस 10। तो आपको याद रखना है log e की वैल्यू कितनी होती है 2.303 log बेस 10। तो log e जो log e है log इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 2.303 log बेस 10। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम log e की वैल्यू नहीं जानते, हम जानते हैं log बेस 10 के रूप में। तो log e की जगह हमने लिख दिया 2.303 log बेस 10, क्योंकि log e का पूरा मान क्या होता है 2.303 log बेस 10। आगे क्या लिखा था आपका, आगे लिखा था हमारा r0 अपॉन r, ये ऐसी की ऐसी। अब चलते हैं हम आगे, तो k बराबर जे t किस में है गुणा में, ये किस में चलेगा आपका बटे में, इसको हमने t को फेंक देना बटे में। तो 2.303 अपॉन t log बेस 10, तो जो t आपका गुणा में था वो किस में चलेगा भाग में, log बेस 10 ऐसी की ऐसी। अब ये यहाँ पर क्या r0 अपॉन r, अब मान हम वापस करते हैं, r0 बराबर हमारा क्या था a, तो r0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं a, तो r0 की जगह हमने लिख दिया a। और अब हमारा यहाँ पर क्या है r की जगह क्या है a माइनस एक्स, तो r के बराबर क्या है आपका a माइनस एक्स, r की जगह लिख सकते हैं हम a माइनस एक्स। और ये हमारा समाकलित वेग व्यंजक जो होता है आपका वो प्राप्त हो गया। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है वो यही होता है हमारा k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी मिलेगी। तो आपको ये समीकरण याद रखना है, समाकलित वेग समय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण सूत्र क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसका जो मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है समय इनवर्स, समय इनवर्स। आप समय किस में भी दो, मिनट में दियो तो मिनट इनवर्स, घंटे में दिया हो तो घंटा इनवर्स, सेकंड में दिया हो सेकंड इनवर्स। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर भी सांद्रता होती है नीचे भी सांद्रता होती है, सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाती है, बटे में टी समय है, ऊपर जाके किस में चलेगा इनवर्स में, तो इसलिए इसका मात्रक होता है समय इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये आपका पूरा समाकलित वेग व्यंजक मैंने आपको करा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। तो एक बार और मैं बताता हूं आपको, R क्या है हमारा अभिकारक और P क्या है हमारा उत्पाद। T बराबर पर जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितनी थी R0 कितनी थी, अभिक्रिया शुरू नहीं होती तो उत्पाद कितना बना है 0। T समय बाद यहाँ पर उत्पाद क्या बन गया x, तो अभिकारक कितना बचा आपका a माइनस एक्स, a में से x कटा के जो आपका t समय बाद बचा वो कितना बचा a माइनस एक्स। और औसत वेग तथा वेग व्यंजक में संबंधित होता है आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर पे घात n। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 होता है, तो हमने n का मान की लगा दी 1 माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर पे घात 1, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 होता है तो 1 लिख दिया। किसी पे घात 1 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे की वैसे हमारा रहता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी आर,
ये हमारा हो गया माइनस डी आर के इंटू डी टी बराबर आर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आर था वो गुणा में था, उसे हमने का फेंक दिया बटे में, तो आर चलेगी हमारा बटे में के इंटू डी टी। समाकलन करने पर ये आपका समाकलन क्या साइन था, तो माइनस डी आर अपॉन आर का जो हमारा समाकलन होता है वो होता है हमारा माइनस के लॉग आर, और के कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, और डी टी का जो समाकलन होता है वो होता है टी, और प्लस सी, सी ये बता रहा है कि इसका समाकलन हुआ है, तो माइनस लॉग आर बराबर आ गया के टी प्लस सी, इसको मान लिया हमने समीकरण 1, और सी होता है हमारा समाकलन स्थिरांक। टी बराबर 0 पर जो आर का मान था वो आर 0 के बराबर था, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आई थी, प्रारंभिक सांद्रता भी वही थी और आर का मान भी वही था, तो टी बराबर 0 पर आर बराबर आर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये था, तो समीकरण 1 में हमने रख दिया आर की जगह रख दिया आर 0 और टी की जगह के रख दिया 0 प्लस सी, के का गुणा 0 में हुआ तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया के पूरा, सी बराबर आ गया हमारा माइनस के लॉग आर 0, और इसलिए हमने ये मान रखा था कि सी का मान कैंसिल हो जाए और हमें सी का मान निकल जाए और यहाँ से क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, तो सी का मान निकाल लिया हमने माइनस के लॉग आर 0, इसको मान लिया समीकरण 2, और जो समीकरण 2 का मान था उसको हमने उठा के समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 ये था माइनस के लॉग आर बराबर के टी प्लस सी, माइनस के लॉग आर ऐसी की ऐसी, के टी ऐसी की ऐसी, सी का मान था माइनस के लॉग आर 0 वो हमने रख दिया, माइनस के लॉग आर 0 इधर माइनस का था, इधर उठ के किसका आएगा प्लस का, तो इधर उठ के हो गया प्लस का, और माइनस का लॉग आर जो आपका ऐसी का ऐसी था हमने ऐसी की ऐसी लिख दिया, बराबर क्या था के टी बराबर के टी, इसको हमने सीधे उतार दिया, के टी को पहले उतार दिया और माइनस लॉग आर 0 को, फिर उसके बाद माइनस के लॉग आर को, इधर वाले को इधर उतार दिया। लॉग का नियम होता है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग का नियम लगा दिया, लॉग आर 0 अपॉन लॉग आर हो गया। लॉग ई की हमें वैल्यू याद नहीं होती, हमें लॉग बेस 10 की जानते हैं, तो लॉग बेस ई लॉग ई बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, तो लॉग ई की जगह लिख दिया 2.303 लॉग बेस 10, आर 0 अपॉन आर जो लिखा हुआ था उसको हमने ऐसी की ऐसी लिख दिया। टी हमारा गुणा में था वो किस में चले गया भाग में चले गया, तो के बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, और आर 0 का मान हमारा ए था उसको ए लिख दिया, और जो हमारा आर का मान था ए माइनस एक्स उसको हमने लिख दिया ए माइनस एक्स लिख दिया। इसका मात्रक जो होता है समय इनवर्स होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं अर्धायु काल की। अब बात करते हैं हम अर्धायु काल की, यानी अर्धायु काल किसे कहते हैं। अर्धायु काल किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है आपकी R0, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में, तो इसको आधा कर दिया, आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। आर क्या है आपकी टी समय बाद की सांद्रता, तो R0 कितना रहता है आधा रह जाता है, तो अर्धायु काल किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के जो आधा होने में हाफ होने में जो समय लगता है उसे हम उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। तो समय भी क्या होगा आपका आधा लगेगा, तो टी बराबर क्या होगा आपका टी हाफ, टी बराबर क्या होगा आपका टी हाफ, यानी जब समय अभिक्रिया आधी पूरी हो रही है तो उसमें समय भी कितना लगेगा आधा लगेगा, उस आधे समय को हम उस अभिक्रिया का अर्धायु काल बोलते हैं। तो किसी अभिक्रिया के आधा होने में आधा पूरे होने में जो समय लगता है उस समय को हम अर्धायु काल बोलते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, टी हाफ से। तो टी हाफ क्या होता है आपका अर्धायु काल, टी हाफ क्या होता है आपका अर्धायु काल। तो ये 1/2 कोई मान नहीं है, ये सिंबल है, प्रतीक है। तो टी हाफ जो होता है वो अर्धायु काल का सिंबल होता है। अर्धायु काल को हम किससे दिखाते हैं, टी हाफ से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से, अब इसका सूत्र ज्ञात करेंगे हम अर्धायु काल का, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण, प्रथम कोटि के समीकरण से। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके समीकरण से बात करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है आपका, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हमने भी ये प्राप्त किया था, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। और R0 की होती है हमारी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब हमें क्या निकालना, अर्धायु काल का सूत्र निकालना है। तो के ऐसी की ऐसी 2.303
अगर अभिक्रिया का जो आधा होने में लगा उस समय होता है वो क्या होता है आपका टी हाफ। तो टी की जगह हम क्या लिख देंगे टी हाफ बराबर log बेस 10 ऐसी की ऐसी। अब आपको पता है सूत्र क्या होता है a अपॉन a माइनस एक्स। तो जो a होता था वो क्या होता था हमारा, वो होता था हमारा r0 और a माइनस एक्स क्या होता था हमारा r होता था, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा a होता था वो होता था हमारा r0 ही तो होती थी प्रारंभिक सांद्रता, ये कोई परिवर्तन नहीं आता था, भी बताया था मैंने आपको। और a माइनस एक्स क्या होता था आपका r। तो k बराबर 2.303, इसको हटाएं, k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, ये मिला हुआ है 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 ऐसी की ऐसी। तो 2.303 टी हाफ आर ए की जगह हमने लिख दिया r0, क्यों r0 होता है ए का मान, और a माइनस एक्स किसके बराबर होता है आपके r के बराबर होता है। एक बार और देख लें कंफ्यूजन नहीं हो, कोई अभिक्रिया है r क्या है अभिकारक और उत्पाद में आपकी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो t बराबर 0 पर जो सांद्रता होती थी वो हमारी क्या होती थी r0 होती थी, वो भी क्या होती थी a। और t बराबर 0 पर कोई उत्पाद बनता नहीं था, तो उत्पाद क्या बनता था 0। और t समय बाद की जो होती थी आपकी वो क्या होती थी आपकी, वो होती थी हमारी r, और यहाँ उत्पाद क्या बन जाता है x। तो इसको हटा के कितने का लगा लेते थे a माइनस एक्स। तो r0 की जगह वही a होता है, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं r0, और a माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं r। तो इसको हमने वही लिख लिया है log के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 r0 ऐसी की ऐसी। आगे बात करते हैं, अगर अभिक्रिया आधी पूरी होती है तो आधी कितनी, आधी होने में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है r0/t। r क्या है आपका t समय बाद की सांद्रता। तो अभिक्रिया में की जो आधा होने में लगा समय है वो क्या है r0/2। तो r का मान कितना है आपका r0/2, क्योंकि अभिक्रिया t समय बाद की जो सांद्रता होती है वो r होती है, r कितनी दी है r0/2। तो r0 से हमने r0 कैंसिल कर दिया, k बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 ऐसी की ऐसी। और जिसके 1/, और आपका जिसको टेम कुछ होता है 1 मान लें और 1/2। तो इसके ऐसे करके गुणा होगा, पहले गुणा होता है आपका चौथे में और दूसरा गुणा होता है तीसरे में। तो आपका बन जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ। तो पहले गुणा चौथे में होता है, दूसरे का तीसरे में, 2 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा घात के रूप में। तो log 10/2, log 10/2, ये 2 ऊपर आएगा 10 पे लग जाएगी पावर 2 की। इसका मान आपको याद होना चाहिए। तो log जो 10/2 होता है इसका मान होता है हमारा 0.3010। तो log 10/2 का मान कितना होता है 0.3010। log 10/2 का मान पुट कर दीजिए, k बराबर 2.303 इंटू 0.3010 बटे टी हाफ। इसका गुणा कर दीजिए 2.303 का 0.3010 में। अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा गुणा करके 0.693 अपॉन टी हाफ। इसे ही हम अर्धायुकाल का क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम अर्धायुकाल का समीकरण कहते हैं। यही हमारा सूत्र होता है अर्धायुकाल का। तो अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो मैंने 3 बताया, एक होता है शून्य कोटि का, तो शून्य कोटि का याद रखना है कि होता है k बराबर x अपॉन टी, और प्रथम कोटि का क्या होता है आपका k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है हमारा k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। इन तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है। इसके अब अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो इन तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शून्य कोटि के, प्रथम कोटि के और अर्धायुकाल के न्यूमेरिकल करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।